तो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। तो मित्रों, हम लोग एशिया महाद्वीप के भौतिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ईस्ट एशिया को काफी डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पर चाइना और चाइना के वजह से हम लोगों के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक बनते हैं, उसके लिए भौगोलिक स्थितियों की सही सही जानकारी अपेक्षित रहती है। सो बिकॉज ऑफ द rise in the role of the international and global politics of the China, the East Asia has become important, and its physical features has also become important because it attracts the attention of the examiners and the question makers about the role of China and the regions, their physical features, etc. So we have discussed in detail the China, but other countries are also located in the Eastern Asia. So we have discussed about the Mongolia and the China, and there are the two Korean countries, one the North Korea and the South Korea. And because of the name, you know, the North Korea, the entire Yellow Sea, the entire East Sea means the Sea of Japan, ये सारी स्थितियां काफी चर्चा में रहती हैं। तो हम लोगों को यहां पर अगर हम लोग मैप पर पहुंच रहे हैं, तो जो दूसरे एरिया के जो मैप हैं या जो पार्ट हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेना चाहिए। तो हम लोग यहां कोरिया की बात करते हैं। तो कोरिया की लोकेशन से भी जुड़े हुए कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। ये जो पार्ट है, दिस इज द कोरियन पेनिनसुला। अगर इस कोरियन पेनिनसुला पर हम लोग गौर करें तो ये दो देशों में बटा हुआ है। उत्तर की ओर स्थित उत्तरी कोरिया और दक्षिण की ओर स्थित दक्षिणी कोरिया। तो जरा पॉलिटिकल मैप पर हम लोग नजर डालें। The North Korea, its capital is Pyongyang, and the South Korea, that's capital is Seoul. The capital of both countries are located along the coast of the Yellow Sea. इन दोनों देशों की जो राजधानियां हैं वो पीले सागर के किनारे पर स्थित हैं। Seoul and Pyongyang. The Pusan, the city of the South Korea, is located along a water strait. तो इधर से इसको कोरिया स्टेट कहते हैं और जापानीज इसको सुसीमा स्टेट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ अपने नोट्स बनाते हैं, तो लिख लें कोरिया पेनिनसुला। कोरिया प्रायद्वीप, ये भी हमारी एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण भौतिक विशेषताओं में से एक है। अब इस पर अगर हम लोग अपने एटलस से देखते हैं तो फिजिकल फीचर्स पर पहुंचे तो सी ऑफ जापान और येलो सी के बीच स्थित प्रायद्वीप। तो कोरिया प्रायद्वीप क्या है? इट इज अ पेनिनसुला लोकेटेड बिटवीन सी ऑफ जापान एंड येलो सी। सी ऑफ जापान एंड येलो सी। तो नोट डाउन, प्रायद्वीप ये एक पेनिनसुला है जो जापान सागर तथा पीला सागर
के बीच स्थित है। द पेनिनसुला located between Sea of Japan and येलो सी, तो ये इसके बीच स्थित है। अब अगर हम गौर करें तो यही प्रायद्वीप बिल्कुल जापान के द्वीपों की ओर ये विस्तारित है। तो यहाँ ये कोरिया स्ट्रेट और इसे हम कहते हैं सुशीमा स्ट्रेट। तो कोरिया स्ट्रेट ऑब्लिक सुशीमा स्ट्रेट is between the Korean peninsula and islands of Japan. कोरिया प्रायद्वीप तथा जापान के बीच कोरिया अथवा सुशीमा जल संधि उपस्थित है। जो एटलस पर दिख रहा है हम लोग वही लिख रहे हैं। ये सब हमारे प्रीलिम्स के लिए हैं और आगे जब हम लोग जियोपॉलिटिकल पर मेंस के क्वेश्चन करेंगे तो फिर बताएंगे दिस इज द सुशीमा स्टेट दैट कनेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द मैरीटाइम इंटरेस्ट ऑफ जापान विद द कोरिया, यानी कि जापान के महासागरीय हितों को कोरिया के हितों से जोड़ देती है। तो वहां इन बातों को ऐसे कहा जाता है। अगर हमें लोकेशन क्लियर रहेगी तो इन बातों को कहने और लिखने में सहजता होगी। स्टेट ऑफ कोरिया ऑब्लिक सुशीमा is present between Korean Peninsula and जापान। तो कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच स्थित है। अब हम लोग पॉलिटिकल मैप पर देख लेते हैं। तो इस प्रायद्वीप पर पीले सागर की तट पर द येलो सी कोस्ट ऑफ द पेनिनसुला हैज द प्योंगयांग द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड द सियोल द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। प्योंगयांग उत्तरी कोरिया की राजधानी तथा सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी। प्रायद्वीप के
पीत सागर तट, पीत मीन्स पीला, पीत सागर तट पर अवस्थित हैं। प्योंगयांग उत्तरी कोरिया की राजधानी तथा सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी पीत सागर तट पर स्थित हैं। प्योंगयांग द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया, सियोल the capital of South Korea, are located at the Yellow Sea coast of the peninsula. See, coast of the peninsula. Very clear. This is the Pyongyang and this one is the Seoul. And Seoul is very close to the North Korea border. अब अगर हम लोग यहाँ नॉर्थ कोरिया को देखें तो नॉर्थ कोरिया अक्सर चर्चा में रहता है, तो इसके ये बॉर्डर हैं, यहाँ ये थोड़ा रसा से टच करता है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ नॉर्थ कोरिया इज शेयर्ड विद द चाइना, देन द साउथ कोरिया। तो जो नॉर्थ कोरिया के अपने बॉर्डर हैं वो कितने देशों से मिल रहे हैं? रशिया, चाइना एंड साउथ कोरिया। सिर्फ 3 देशों से इसकी स्थलीय सीमाएं मिलती हैं एंड नॉर्थ कोरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द जापान बाय द सी ऑफ जापान। यही सी ऑफ जापान है। तो सी ऑफ जापान जैसे लगता है जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच एक स्थित बड़ी सी झील जैसी है। द लैंड बॉर्डर ऑफ नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया की स्थलीय सीमाएं रूस, चीन तथा दक्षिण कोरिया से मिलती हैं। द लैंड बॉर्डर ऑफ नॉर्थ कोरिया touches the Russia, China and South Korea तो ये इसका कोई बॉर्डर, कोई वाटर यूएस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो वहां पर एक तरीके से तानाशाही शासन है और जो नीतियां हैं उन सब का विरोध यूएस करता रहता है। इसलिए यहाँ यूएस प्रेसिडेंट और कोरियन प्रीमियर के बीच कुछ ना कुछ गर्मा गर्म बहस चलती रहती है। नाउ वी कैन मूव फॉर द
जापान इन द ईस्टर्न एशिया। तो अब हम लोग पूर्वी एशिया में जापान की ओर बढ़ते हैं। तो जापान देश क्या है? एक आर्कीपेलाजो पर स्थित देश है ज्योग्राफी के हिसाब से। जापान एक आर्कीपेलाजो पर स्थित देश है। जापान is a country located at an archipelago in the Pacific Ocean. स्थित देश है। कहां पर? प्रशांत महासागर में ये स्थित है। बट इट इज वेरी क्लोज टू द एशियन बॉर्डर, एशियन कोस्ट, और यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के आपसी अभिसरण के कारण इस आर्कीपेलाजो का निर्माण हुआ है। यह आर्कीपेलाजो अग्नि व्रत पर स्थित है। इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट तथा प्रशांत प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट के अभिसरण द्वारा हुआ है। कन्वर्जेंस हुआ है यहाँ यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। The archipelago of Japan is formed by the convergence of Eurasian plate and Pacific plate। तो यूरेशियन और पैसिफिक प्लेट के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। यानी अगर हम ये कह दें ये किनारा हो गया यूरेशियन प्लेट का, और इधर हम कह दें ये दिस इज द बॉटम ऑफ द पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट इज शिफ्टिंग और मूविंग फॉर द नॉर्थ वेस्ट। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये पैसिफिक प्लेट नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रही है। यानी इस तरीके से ये एशियन प्लेट का ये थिकर पार्ट है और ये आपकी
पैसिफिक प्लेट है। इस तरीके से ये प्लेट इधर मूव करती है और यहां ये कन्वर्जेंस हुआ। इधर से आने वाली नदियों ने, जो भी यहाँ के लोकल ड्रेनेज होंगे, उन्होंने ला करके यहाँ सेडिमेंटेशन शुरू किया। साथ में ये जो प्लेट किनारा है यूरेशियन वाला, नीचे गया और नीचे जाने से यहाँ बेनी ऑफ जोन बनता है। तो जब ये गलेगा तो यहाँ सेडिमेंटेशन भी हो रहा है और बेनी ऑफ जोन से यहाँ वोल्केनिक इरप्शन भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे इन अ स्लो प्रोसेस ऑफ द लैंड इवोल्यूशन, भूमि विकास के इस धीमे प्रक्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ स्थिति इस तरह की हो जाएगी। तो यहां से रिवर इसको घिसकर इरोड करते हुए ले आएंगे ऐसे। तो इसलिए यहाँ की हाइट में कुछ कमी आएगी और ये प्लेट किनारा और मुड़ करके पास आएगा। अब यहाँ सेडिमेंटेशन और इन्हीं के बीच हमें वोल्केनो भी दिखाई देंगे और भरे हुए इन सेडिमेंट से ये स्थिति बनने लगेगी। धीरे धीरे यहाँ अगर हम देखें तो इस तरीके से भूमि का निर्माण हो जाएगा और जिसके ऊपर ये सैलो सी उपस्थित होंगे। इसी सैलो सी को हम लोग, बहुत ही दुनिया का छिछला सागर है, इट इज वन ऑफ द सैलोएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, येलो सी। और ये हो गए आपकी एशिया की मुख्य भूमि। एशियन मेनलैंड, जिस पर कोरिया या चाइना ये सब स्थित हैं, एंड दिस इज द आइलैंड जिस पर जापान स्थित है। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और समय के साथ धीरे धीरे यहाँ अभी भी बेनी ऑफ जोन सक्रिय रहेगा, जिसके धक्के से यहाँ वोल्केनो और ज्वालामुखी आते रहते हैं। इसलिए यहाँ वोल्केनिक इरप्शंस होते रहेंगे, ज्वालामुखी उद्गार होते रहेंगे और यहाँ पर अर्थक्वेक भी मिलते रहेंगे। और जब सागर तली यहाँ अर्थक्वेक से हिलेगी डुलेगी तो हिलने डुलने से सागर में सुनामी भी उत्पन्न होती रहती है। तो हम यहाँ कई चीजें एक साथ देख सकते हैं। तो एक तो सुनामी वेव्स, अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी, हमें यहाँ तीनों चीजें मिलती हैं। और हमें ये भी पता लग गया कि पीला सागर दुनिया के सबसे छिछले सागरों में से एक क्यों है। क्लियर? ये है। तो येलो सी या सी ऑफ जापान, इनको हम कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ कोई एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसे ये भी कह सकते हैं दिस इज द सी ऑफ जापान। ये भी है, इसीलिए कहा जाता है सी ऑफ जापान। औपनिवेशिक काल में जापान के लिए केवल एक छिछली सी, एक सैलो सी झील जैसी रह गई थी। अब बात आती है, हम लोग अपने मैप पर जाएं तो जापान को फोकस करते हैं। यहाँ पर 4 बड़े द्वीप हैं। तो आर्कीपेलागो ऑफ जापान includes 4 large islands: Honshu,
सॉरी, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू एंड so many other small islands. Notable of them are the Ryukyu Island up to the Tropic of Cancer. कर्क रेखा तक ये जापान के द्वीप फैले हुए हैं। तो ये जो ryukyu आइलैंड हैं, दे आर ऑल्सो द टेरिटरी ऑफ द जापान। नोट डाउन, अब हम लोग यहाँ नोट करते हैं जापान आर्कीपेलागो के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित द्वीप उपस्थित हैं। जापान आर्कीपेलागो includes following islands from north to south। तो नॉर्थ से साउथ की ओर इनका क्रम क्या है? तो नदर्न मोस्ट इज होकाइडो, आफ्टर दैट इज होन्शु, होन्शु द लार्जेस्ट island of Japan. Then Shikoku, then Kyushu, सुना होगा शहर का नाम किता क्यूशू। क्यूशू, ये आइलैंड हैं, ये चारों बड़े आइलैंड हैं। बड़े द्वीप हैं ये, जिस पर आबादी निवास करती है। मेजर आइलैंड्स ऑफ जापान। और अगर हम लोग इसके दक्षिण में चले जाएं और तो दीज आर द ryukyu, ये द्वीप हैं। ryukyu ये छोटे द्वीप हैं और अगर हम इसको एटलस पर देखें ये हैं ryukyu। और एक तरीके से ये जो ryukyu द्वीप हैं ये ईस्ट चाइना सी कहां तक है उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण कर देते हैं ryukyu। और अगर किसी चीज का कोई डॉटेड लाइन बना दिया जाए कि अब आप इसके बाहर नहीं हैं, यही इसकी बाह्य सीमा है, तो फिर इसको हम बाह्य सीमा के रूप में तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण, फेस्टून्स हैं ये। तो ryukyu वास्तव में क्या है? स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड
ये लघु या छोटे ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन बात हो रही है? ryukyu की। ryukyu जो पूर्वी चीन सागर के लिए तोरण का निर्माण करते हैं। तोरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर हम साहित्य या लिटरेचर में जाएं कि साहब वो बाहरी सीमा जिसके द्वारा आप बाहरी सीमा पर स्थित गेट जिसके द्वारा आप इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जैसे मंदिर का बाहरी गेट सजावट युक्त तोरण द्वार कहा जाता है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ अगर हम ईस्ट चाइना सी की बात करें तो ईस्ट चाइना सी में यहां से ये आवागमन हो सकता है इन द्वीपों के पास से। तो यही यहाँ पर ryukyu आइलैंड्स हैं। तो इन ryukyu आइलैंड से आप ईस्ट चाइना सी से बाहर या ईस्ट चाइना सी में अंदर आ सकते हैं। जैसे किसी मंदिर के प्रांगण में अंदर आने के लिए आप तोरण द्वार से या बाहर जाने के लिए तोरण द्वार से प्रवेश करते हैं। अक्सर लोग इसे केवल एक ज्योग्राफिकल फीचर मानते हैं जो कि चापनुमा आकार में होता है। तो द टर्म इज यूज द आर्क फॉर द शेप एंड फेस्टून्स मीन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द मार्क। इन चिन्हों का क्या उपयोग है? तो फेस्टून शब्द उन चिन्हों के उपयोग को बताता है। तो हम लोग यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं। तो स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड्स ये विच एक्ट्स लाइक, जो कि festoons for East China Sea। ये अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्वी चीन सागर के लिए कौन से ज्वालामुखी द्वीप फेस्टून्स का कार्य करते हैं, यानी पूर्वी चीन सागर कहां तक है प्रशांत महासागर में, ये उसकी आउटर लिमिट को डिक्लेयर कर देते हैं। तो एक्ट लाइक अ फेस्टून्स फॉर ईस्ट चाइना सी। व्हाट आर दीज? दीज आर द ryukyu आइलैंड। ये ryukyu आइलैंड। तो ये ryukyu आइलैंड एक्ट्स लाइक द फेस्टून्स फॉर ईस्ट चाइना सी। अब हम लोग फिर मैप पर पहुंचते हैं। ये देखो, तो यहां इनका जो विस्तार है ryukyu आइलैंड्स का अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ryukyu आइलैंड दक्षिण में कर्क रेखा तक फैले हुए हैं। फिजिकल मैप पर देख लें तो और क्लियर है। ये यहां तक चले जाते हैं। पॉलिटिकल पर तो इतना क्लियर इन्होंने नहीं बनाया है, यहाँ ये बने हुए। तो ryukyu आइलैंड एक्सटेंड्स अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द साउथ। ryukyu द्वीप दक्षिण में कर्क रेखा तक फैले हुए हैं। तो ये आइलैंड क्या है? मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर अनइनहेबिटेड, और ये अधिकांश द्वीप अनिर्वासित हैं। एक तरीके से ये जापान का कंजर्व्ड बायोडायवर्सिटी रीजन है। तो ryukyu आइलैंड दक्षिण में कर्क रेखा तक फैले हैं। और जापान द्वारा आरक्षित
जैव विविधता क्षेत्र हैं। तो ryukyu आइलैंड extends up to Tropic of Cancer and are part of protected area network for biodiversity. Protected area network for biodiversity conservation. और जैव विविधता संरक्षण के लिए ये एक आरक्षित क्षेत्र है, जापान द्वारा आरक्षित जैव विविधता क्षेत्र है, ऐसे भी कह सकते हैं। नाउ वी कैन अगेन मूव फॉर द जापान आइलैंड। अब हम लोग जापान द्वीपों पर फिर चलते हैं। तो जापान द्वीपों के हम बिल्कुल उत्तरी सीमा पर जिस जलसंधि को पाते हैं जो रूस के सखालिन से जापान के होक्काइडो को अलग कर देती है। तो इट एक्ट लाइक अ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द रशिया एंड जापान बिकॉज होक्काइडो इज द पार्ट ऑफ जापान and Sakhalin is the part of Russia. So this Soya Strait, this is the Soya Strait, ये जो सोया जल संधि है, it is like an international border between the Russia and Japan. देख ले, जापान का उत्तरी द्वीप होक्काइडो रूस के सखालिन द्वीप से सोया जल संधि द्वारा, बहुत पूछी जाती है प्रीलिम्स में सोया जल संधि, सोया जल संधि द्वारा पृथक होते हैं, पृथक होता है। द होक्काइडो आइलैंड ऑफ जापान is separated by Soya Strait from Sakhalin, the island of Russia. तो आइलैंड ऑफ रशिया से ये अलग हो जाते हैं। तो अगर कोई जल संधि जैसे भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, ऐसे ही रूस और जापान के बीच सोया स्ट्रेट है। तो सोया स्ट्रेट अब क्या हो गया? द नैरो वाटर बिटवीन सखालिन एंड होक्काइडो, इट इज अ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड जापान। तो सोया स्ट्रेट के बारे में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? तो सोया स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो सोया स्ट्रेट पर हमारे जो पॉइंट बने सोया जल संधि पर, तो क्या है? फर्स्ट,
between Sakhalin and Hokkaido Island. तो और क्या हो गया इसी लिहाज से द इंटरनेशनल मैरीटाइम border between Russia and जापान। ये अब जल संधि है तो मतलब दो जलों को जोड़ती होगी, तो किन दो जलों को ये जोड़ती है अब जरा देख लें। तो सोया स्टेट से दक्षिण की ओर सी ऑफ जापान है, तो उत्तर की ओर ओखोतिस्क सी है। तो सोया स्टेट कनेक्ट्स द वाटर ऑफ ओखोतिस्क सी एंड सी ऑफ जापान। connects the water of Sea of Okhotsk and Sea of जापान। तो हम लोगों ने सोया जल संधि पर कई पॉइंट्स लिख लिए। सोया जल संधि किसके बीच है? सखालिन और होक्काइडो द्वीप के बीच। सखालिन और होक्काइडो द्वीप के बीच। होक्काइडो जापान का है, सखालिन रशिया का है, तो के बीच हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय सीमा है रूस और जापान के बीच। अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय सीमा है, मैरीटाइम बाउंड्री है। किसके बीच? रूस एवं जापान, इनके बीच। तो यह ओखोतिस्क सागर और जापान सागर के जल को जोड़ती है, इसलिए जल संधि कहते हैं। ओखोतिस्क एवं जापान सागर की जल को जोड़ती है। ये है। तो ये सोया हम लोगों से बहुत पूछी जाती है, और ये सभी सैलो वाटर्स हैं। सैलो वाटर का मतलब हो गया, हम लोग फिर फिजिकल मैप पर जाएं। तो फिजिकल मैप पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो ये किनारे किनारे बहुत ही लाइट ब्लू कलर हैं, वेरी लाइट ब्लू कलर अलोंग द आइलैंड। इन्हें हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और ये कम गहराई वाले जितने सागरीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर महासागरीय जीव जंतु प्रचुरता में पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर जो है वहाँ प्रकाश और ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो डीप पार्ट ऑफ एन ओशन और सी हैव ऑलवेज द paucity means the lack of the light and oxygen। तो ऑक्सीजन और प्रकाश का अभाव गहरे सागरीय भागों में, जहां बिल्कुल डीप
ब्लू वाटर है, दीज आर वेरी डीप एरियाज। यहां आप देख रहे हो, दीज आर डीप एरियाज, ये भी गहरे हैं, वेरी डीप एरियाज। बट दिस एरिया विद whitish blue color are the shallow and suitable habitat for the maritime life। और यही जो अत्यंत हल्के नीले रंग के क्षेत्र हैं सागर में, यही महासागरीय जीवन के लिए अनुकूल क्षेत्र हैं, जिन्हें हम लोग महाद्वीपीय जल निमग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। अब यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत विस्तृत और चौड़े नहीं, क्योंकि यहां पर ये कन्वर्जेंस जोन है, और कन्वर्जेंस जोन जहां पर दो प्लेटें आपस में मिलती हैं, वहां पर सागरीय क्षेत्रों में भी तली में तीव्र ढाल होते हैं, तो इसीलिए चलते ही थोड़ी दूर पर गहराई एकदम बढ़ जाती है। देखेंगे ये काफी डीप ब्लू कलर है, यानी आइलैंड से चले और तुरंत थोड़ी दूरी पर डीप ब्लू कलर मिल गया, इट मीन्स सडनली राइज इन द डेप्थ ऑफ द सी टेक्स प्लेस। और इस तरीके से यहां सागर की तली में जैसे चले, तो जब बात इतनी हो गई तो थोड़ा और समझ लें। ऐसे ही यहां पर गए तो ये जापान के आइलैंड्स हैं, ये स्लो है, देन ऐसे डीप हो गया, फिर कम डीपर पार्ट रहते हैं, फिर आगे चल के बहुत डीप हो गया। तो अगर इन सभी एरिया को हम लोग ऐसे करके देखें, ये सागर की तली है, अब इस पर हम लोग वाटर रख लें, ये सैलो वाटर है, यहां भी कुछ सैलो होगा, लेकिन यहां जैसे ही हम आते हैं तो ये डीप ब्लू कलर के वाटर है। तो ये जो डीप ब्लू कलर है, यानी ज्यादा गहराई को यहां इंडिकेट करता है, और ये कम गहरे क्षेत्र हैं, लेस डीपर पार्ट with the less blue color and more deeper part of the oceanic bottom with greater blue color। तो जितने ज्यादा गहरे सागरीय क्षेत्र होंगे वहां पर हमारे फिजिकल मैप पर ज्यादा गहरा नीला रंग होता है। तो अगर हम ये कहें दिस इज द व्हाट आइलैंड, ये कोई द्वीप है, तो ये जो हिस्सा होगा ये द्वीप का कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा। This is continental shelf। ये जल निमग्न तट होंगे। और इन्हीं जल निमग्न तटों पर हमें विविध प्रकार के महासागरीय जीव मिलते हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में यहाँ हमने बहुत सारे कलर लगा दिए, तो यही महासागरीय जैव विविधता का भी क्षेत्र होते हैं, और मानव इनका दोहन भी खूब करता है। ये स्थिति तो हम लोग तली के एक तरीके से फिजियोग्राफ को भी यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस वॉज द बॉटम ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये प्रशांत महासागर की तली है, एंड दिस इज व्हाट द सी लेवल, ये सागरीय जल तल है। तो नाउ वी कैन मूव फर्दर ऑन द मैप। तो हम लोगों ने मैप होकाइडो को देखा, और होकाइडो पर ज्यादा यहाँ नगरों को नहीं दिखाया गया है। एक है हैकोडेट, another is the Sapporo। तो Sapporo is the one of the prominent cities of the northern Japan, means Hokkaido। तो होकाइडो आइलैंड पर जो मुख्य औद्योगिक नगर है वो Sapporo है। And another the port is there, that is
Hakodate, and Hakodate is located along a water strait, और Hakodate भी एक जल संधि के किनारे है, और ये जो जल संधि है वो ये है, एंड इट्स नेम इज सुगारू स्ट्रेट। जापान में टी से शुरू करते हैं लेकिन लिखते नहीं है, TSU, तो TSU ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द कोस्ट, यानी द्वीप या महाद्वीप का अंतिम भूमि जो कि सागर से मिलती है, दैट इज द सु मीन्स कोस्ट, तो एंड इट्स नेम इज द सुगारू स्ट्रेट। और इस सुगारू स्टेट के पास ही हमें यहां पर जो शहर मिला दैट इज हैकोडेट। जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लें। होकाइडो द्वीप के दक्षिण में जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्सु स्थित है। Honshu, the largest island of Japan, is located southward to Hokkaido. So Honshu is located southward to Hokkaido. Honshu is the largest one and Honshu is the middle one island also. तो जापान के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के बीच ये मध्यवर्ती द्वीप है और आकार इसी का सबसे बड़ा है। तो होन्सु इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, इज लोकेटेड साउथवर्ड टू द होकाइडो। सो देयर इज ए नैरो वाटर स्ट्रेट बिटवीन द होकाइडो एंड होन्सु। तो होकाइडो और होन्सु के बीच एक सकरी जल संधि है। होकाइडो तथा होन्सु के बीच सकरी जल संधि क्या नाम है, गारू स्थित है। यस, बिटवीन होक्काइडो एंड होन्सु of Japan, Sugaru, a narrow strait is located। एक सकरी जल संधि यहां पर स्थित है।
तो जब ये बात आती है तो यहाँ पर कोई एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है। देख ले, एट द होकाइडो कोस्ट ऑफ सुगारू के उत्तरी तट कहेंगे, यानी होकाइडो कोस्ट कहेंगे, जो होकाइडो द्वीप का किनारा होगा। पर जापान का या उत्तरी जापान का हैकोडेट बंदरगाह स्थित है। तो जरूर कुछ यहां से माल का आवागमन होगा। तो ये सैपेरो इंडस्ट्रियल टाउन के लिए पोर्ट है। तो हैकोडेट बंदरगाह स्थित है जो सैपेरो औद्योगिक, तो उत्तरी भाग में लंबरिंग होती है, यानी कि वनों को काटा जाता है, उन्हें उगाया जाता है, और पेपर और पल्प इंडस्ट्री भी है यहाँ पर। तो सैपेरो में देखा जाए तो पेपर, पल्प इंडस्ट्री और फर्नीचर इंडस्ट्रीज हैं मेनली। तो हैकोडेट बंदरगाह स्थित है जो सैपेरो औद्योगिक नगर को अपनी सेवा प्रदान करता है। हैकोडेट, द पोर्ट located at northern coast of Sugaru State provides its services to Sapporo town of जापान, नॉर्थ जापान यानी होकाइडो पोर्ट पर स्थित टाउन को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। फिर देख लें, यही है सैप्पोरो, दिस इज द हैकोडेट, ये, और बीच में ये जो स्टेट है बिटवीन द होकाइडो एंड होन्शु, दिस इज द सुगारू स्टेट। सुगारू, क्लियर? तो स्टेट ऑफ सुगारू। अब हम लोग बात करते हैं बड़े से आइलैंड की, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इट्स नेम इज होन्शु। ये है, ये होन्शु, और एक तरीके से इस सी ऑफ जापान की पूर्वी सीमा बनाता है। सी ऑफ जापान की ये पूर्वी सीमा बनाता है, और यहीं पर ये एक छोटा सा इसी के पास सटा हुआ आइलैंड है, आपको स्पष्ट दिख जाए तो ये है होन्शु। तो ये जो छोटा है इसे शिकोकु, ये है शिकोकु। तो रेड कलर से जो बॉर्डर है वो होन्शु के हैं। तो होन्शु दक्षिण में शिकोकु, और ये जो है क्यूशु, दोनों से मिलता है। नाउ कम टू द आइलैंड ऑफ होन्शु। होन्शु आइलैंड
होन्शु द्वीप जापान का मध्यवर्ती यानी बीच में स्थित है तथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो होन्शु इज द मिडिल and the largest island of Japan. Most of the industrial town and major part of the population is found over this island. इसी द्वीप पर सर्वाधिक संख्या में औद्योगिक नगर और आबादी पाई जाती है। इसी द्वीप पर यानी होन्शु द्वीप पर जापान के सर्वाधिक नगर तथा जनसंख्या उपस्थित है। सबसे ज्यादा जापानी यही है, यही इनका मेन होमलैंड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज and population of Japan are at Honshu Island. होन्शु द्वीप पर ये सबसे ज्यादा संख्या में उपस्थित हैं। तो अब ये बात क्लियर हुई। अब हम लोग जरा इस आइलैंड के थोड़े बड़े स्वरूप को देखें। इस पर आते हैं तो यहां हम लोगों ने, और थोड़ा जूम कर दें तो और स्पष्ट दिखेगा। दिस इज द सुगारू कैकोयो। कैकियो मीन्स दैट इज द प्लेस। सुगारू एंड कैकियो के बीच ये स्ट्रेट है। आफ्टर दैट दिस इज व्हाट, ये होन्शु मुत्सुबे है यहां पर। तो ये होन्शु का कोस्ट है और ये सुगारू हो गया। इसके बाद हम लोग अब दक्षिण में चलते हैं तो हमें कई इलाके यहां दिखाई देंगे। यहां पर इसको हम कीताकामी कहते हैं। सेंडाई है जापान का, कभी कभार न्यूज में आता है। इवाकी है, दिस इज हिताशी है। यहां आ जाएं, दिस इज टोक्यो। टोक्यो मिल गया आपको। अब ये सुरुगा बे है और ये यहाँ ग्रीनिश कलर है। इसी का नाम बहुत पूछा जाता है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। इट्स नेम इज क्वांटो प्लेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटो प्लेन कौन सा ये इलाका हो गया? ये क्वांटो प्लेन है और ये क्वांटो प्लेन
पूछा जाता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस मैदान पर है, तो ये इसी आइलैंड पर, होन्शु द्वीप के आइलैंड का जो पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी, वहां पर एक छोटा सा मैदान है और इस मैदान का नाम है क्वांटो प्लेन। तो इस द्वीप के पूर्वी तट यानी प्रशांत महासागर की ओर जापान के प्रमुख नगर स्थित हैं, ये हमें लिखना है। जापान के प्रमुख नगर, ये इंपॉर्टेंट है हिस्सा। होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित हैं। मेजर सिटीज ऑफ जापान हैं तो होन्शु पर, लेकिन होन्शु में भी किधर, पूर्व में। मेजर सिटीज ऑफ जापान आर लोकेटेड along the east coast of होन्शु। अब ये कौन कौन से हैं, तो अब अगर हम लोग यहां नोट करना शुरू कर दें, टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी, शीबा, नोट करें। टोक्यो, शीबा, याकोहामा, ये तो आपने टोक्यो, इधर शीबा, इधर याकोहामा एंड कावासाकी। याकोहामा और टोक्यो के बीच ही कावासाकी। ये है, तो टोक्यो इज व्हाट, ये तो नेशनल कैपिटल है जापान की, और यहाँ विविध प्रकार के उद्योग हैं, क्योंकि एक बड़ी आबादी यहाँ निवास करती है, तो उनके उपभोग के लिए भी उद्योगों की जरूरत है। तो राष्ट्रीय राजधानी, नेशनल कैपिटल है। शीबा जो यहाँ पर है, ये स्टील बनाता है, इस्पात अगर बनाएगा तो तभी अन्य उद्योग चल पाएंगे। तो ये शीबा, ये स्टील मेकिंग सेंटर है, ये इस्पात निर्माण केंद्र है। अब जब स्टील वगैरह बन रही है तो हम लोग यहाँ याकोहामा पर इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग सेंटर्स हैं, अभियांत्रिकी केंद्र हैं, बहुत सारे मशीन, इंजन, टूल्स बनते हैं, जिनका उपयोग कावासाकी पर ऑटोमोबाइल्स के लिए किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जापान में एक तरीके से जो प्रीमियर टाउन है, जहां से शुरू होती है, दैट इज कावासाकी। तो टोक्यो, शीबा, याकोहामा और ये सभी क्वांटो मैदान के तट पर हैं, लिख लें।
उपरोक्त नगर क्वांटो मैदान के तट पर स्थित हैं। All the above four industrial town and capital, national capital, industrial towns are located at the coast of क्वांटो प्लेन। तो अक्सर लोग जापान में मैदान का नाम नहीं सुनते, अब आपको याद रहेगा कौन सा मैदान है ये, क्वांटो। क्वांटो प्लेन पर स्थित है। अब हम लोगों ने होन्सू को देखा और होन्सू में इस एरिया को देख लिया जहां पर ये सुरुगा वे और ये सब स्थित है। देन इसके बाद शिजुका, फुजिसान और ये एरिया आता है। तो फिर नगोया और टोयोटा वाला भी एरिया है, नगोया और टोयोटा वाला भी एरिया है। यहाँ ये आइस वे इंडस्ट्रियल रीजन है, खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के इंडस्ट्रियल रीजन को मैदान के नाम से यानी क्वांटो इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है, आइस बे। तो ये आइसे बे खाड़ी के किनारे टोयोटा और नगोया ये स्थित हैं। लिख लें, टोयोटा, आप लोग बहुत सारी गाड़ियां यूज कर रहे हैं समय नगर की बनी हुई। नगोया नगर आइसे बे के तट पर स्थित हैं, सभी होन्सू द्वीप पर ही हैं। तो टोयोटा एंड आइसे बे Toyota and Nagoya are located at the coast of आइसे वे। तो आइसे वे के तट पर हैं ये। फिर अगर हम इसी आइलैंड पर जाएं तो दैट इज द की स्टेट एंड हैरिमा सी। तो अब यहां पर हमें कोबे मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाउन है। दैट इज व्हाट, कोबे एंड ओसाका। कोबे एंड ओसाका। तो की स्टेट और हरिमासी, तो दिस इज द की स्टेट। की स्टेट जापान की जलसंधि या जापान हटा दें, कंफ्यूजन होगा। की जलसंधि नाम ही की है। कि
तट पर कोबे तथा ओसाका औद्योगिक नगर हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि जापान में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी वस्त्र निर्माण के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टाउन है दैट इज द ओसाका। कोबे and Osaka are located at the shore line of की स्ट्रेट। ये की स्टेट KII नाम है, ये की स्टेट पर है। ओसाका इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। ओसाका जापान का मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर हम लोग जानते हैं अगर कोई वस्त्र निर्माण में विशेषकर सूती वस्त्र निर्माण में अग्रणी शहर है, इफ एनी लीडिंग टाउन इन द टेक्सटाइल पर्टिकुलरली द कॉटन टेक्सटाइल, देन इट्स टाइटल बिकम द मैनचेस्टर ऑफ दैट कंट्री और रीजन। तो ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। वैसे मैनचेस्टर कहाँ है ओरिजिनल, ये तो सब टाइटल वियरर हैं मैनचेस्टर। तो ये जो रियल मैनचेस्टर इज लोकेटेड इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के इस शहर ने सूती वस्त्र निर्माण में बहुत बड़ी धाक जमाई थी कॉलोनियल पीरियड के समय। तो इस तरीके से अगर कोई ग्रोइंग सिटी फॉर द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसे मैनचेस्टर कह दिया जाता है। नाउ हम लोग फिर इसी आइलैंड के किनारे तो यहां तक आ गए। यहाँ हमें कई चीजें मिली, कोबे, ओसाका, टोयोटा, नगोया, ये बहुत सारे शब्द हैं जो जगह जगह पर करंट अफेयर्स में हम लोग सुनते रहते हैं। और अगर हम यहाँ जाते हैं जापान के इधर यानी होन्शु द्वीप के, अगर हम पश्चिमी तट पर जाते हैं, किस पर, ये पश्चिमी तट है, तो इस पश्चिमी तट पर यहाँ हमें टोयोमा बे, वाकांसन बे, ओकीसोटो, ये सब आइलैंड यहाँ दिख रहे हैं। ये है हमादा, सब देखते हैं। यहाँ आकर के लास्ट में ये जापान के सबसे दक्षिणी द्वीप से ये एक सक्रिय जल संधि सुओसी के द्वारा पृथक हो जाता है। यहाँ हमें कोई खास बड़ा नगर, चर्चित नगर नहीं मिला। कहाँ पर, ये जो जापान का पश्चिमी किनारा है होन्शु का, और जितने हमें ये बड़े नगर दिखे ये जापान के होन्शु के हमें पूर्वी किनारे पर मिलते हैं। सिर्फ ये भी पूर्वी किनारे पर जो कोबे बचा, तो कोबे से अगर हम और दक्षिण की ओर समुद्र किनारे की ओर चले आएंगे तो फिर ये फुकुयामा, दिस वन
दिस इज द हिरोशिमा, ये है। और यहां पर ये एक बहुत ही छोटा सा वाटर है, दैट इज नोन एज इनलैंड सी, जो कि शिकोकू आइलैंड को होन्शु से अलग कर देता है। तो अब आपने फुकुयामा और हिरोशिमा ये देख लिया, बाकी रह गया यहाँ नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी की चर्चा आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब के अटैक के कारण है। तो हिरोशिमा इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द होन्शु आइलैंड अलोंग द ईस्ट कोस्ट। ये लोकेशन है इसकी, जरा लिख लें। हिरोशिमा होन्शु द्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर स्थित है। Hiroshima is located in the southern part of Honshu Island along east coast. अब इसके बीच में होन्शु और इसके बीच में एक नैरो वाटर है। तो होन्शु से भी अगर हम यहाँ दक्षिणी भाग में पूर्व में देखें तो यहाँ शिकोकू आइलैंड है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। अब हम लोग यहाँ शिकोकू आइलैंड पर आते हैं और शिकोकू आइलैंड पर यहाँ हम लोगों की जीएस के लिए कुछ खास नोट करने के लिए नहीं है। वैसे यहाँ के इंडस्ट्रियल टाउन है मात्सुयामा, तकामात्सु, कोची एक्सेट्रा। अब इससे अगर हम और आ जाते हैं तो शिकोकू इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड आउट ऑफ द मेजर आइलैंड ऑफ जापान। तो जापान के बड़े द्वीपों में जो सबसे छोटा द्वीप है वो शिकोकू है। लिख ले, शिकोकू जापान के प्रमुख द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप है। 4 बड़े जो द्वीप हैं उनमें सबसे छोटा द्वीप है। यह होन्शु के दक्षिणी पूर्वी तट के निकट स्थित है। यह होन्शु द्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट के, इसी दक्षिणी पूर्वी तट पर हिरोशिमा है। होन्शु के, होन्शु द्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट यानी हिरोशिमा तट ज्यादा अच्छा रहेगा अगर लिखते हैं हिरोशिमा तट। की निकट स्थित है। इसमें लैंड वाटर्स हैं।
तो शिकोकू is smallest island in all the four major islands of Japan. It is located very close to the southeast coast of Honshu, that is Hiroshima coast. Very close to the southeast coast of Honshu oblique हिरोशिमा कोस्ट. तो हिरोशिमा कोस्ट से के या उसके पास ये स्थित है. अब हम लोगों ने इसके बाद इधर देखें तो जापान का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है इट इज क्यूशू. जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप क्यूशू है. जिस पर स्थित प्रमुख नगर फुकुओका है. जिसका प्रमुख नगर फुकुओका है. ये तो हम लोगों ने फुकुओका देखा और इस तरीके से फुकुओका हमें किस आइलैंड पर दिखा? ये है क्यूशू आइलैंड. तो क्यूशू इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ जापान, सदर्न मोस्ट मेन आइलैंड ऑफ जापान. और वैसे जो सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ जापान है वो ryukyu है. जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप क्यूशू है. लेकिन किन में? प्रमुख द्वीपों में. ये आउट ऑफ द मेजर आइलैंड. तो क्यूशू इज सदर्न मोस्ट island of Japan major island. तो जापान के प्रमुख द्वीपों में ये सबसे दक्षिणी है. तो आइलैंड ऑफ जापान मेजर आइलैंड. मेजर इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ क्यूशू इज Fukuoka. This one is Fukuoka, located along the west coast of the Japan, means Kyushu Island. Major industrial city of Kyushu Island is Fukuoka.
ओका, दिस इज फुकुओका. फुकुओका इज लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ क्यूशू. ये एक ध्यान रखने वाली बात है. फुकुओका, क्यूशू यानी जापान के पश्चिमी तट पर है. अभी तक हमें जितने बड़े चर्चित औद्योगिक नगर मिले वो हमें कहाँ मिले? पूर्वी तट पर. पश्चिमी तट पर है. फुकुओका is located at the western coast of Kyushu. मीन्स जापान. तो जापान के क्यूशू द्वीप के पश्चिमी तट पर ये स्थित है. हम लोगों ने आइलैंड देखे, नगर देख जापान के, और इसी पर और अगर हम दक्षिण में चले तो चर्चा में रहता है सेंडाई पोर्ट. अब अगर हम लोग इसको जूम करें तो दिस इज टोक्यो. टोक्यो के ठीक पश्चिम की ओर दिस इज कांटो, ये मिला इलाका. और यहां पर ये क्या था? क्वांटो या कांटो प्लेन. और ये क्या है? कांटो हिल्स. अब इन्हीं सब में अगर आप गौर से देखें तो जापान की जो पुरानी राजधानी है आप उसे ढूंढें. जापान की जो इंपीरियल कैपिटल कही जाती है, क्या नाम है उसका? तो आज की राजधानी टोक्यो, और पुरानी राजधानी जापान की जिसे शाही राजधानी या बादशाही राजधानी भी कहा जाता है. बताइए. जहां जो कि जापान एम्परर की सीट हुआ करती है, ट्रेडिशनल. वो कहां पर स्थित है. और यहाँ के कुछ फिजिकल फीचर्स ये शेष रह जाते हैं. इतनी चीजें यहाँ भी हम लोगों को पढ़ना शेष है. तो इन सब में अगर हम फिजिकल फीचर की बात करें तो होन्शु द्वीप के अगर हम मध्य में आते हैं तो एक हमें लेक मिलेगी जापान में, दैट्स नेम इज शिबा लेक. यहां आ रहे हैं, इसी के हमें बीचों बीच इन हिस्सों में ये बीवा लेक हम ढूंढेंगे. और बीवा लेक के दक्षिण में ही हमें क्योटो मिलेगा. क्या मिलेगा? क्योटो. और इसी शहर को हम आपको ढूंढने के लिए कह रहे थे, तो इसे हम और जूम कर दें. दिस इज लेक बीवा. Lake Biwa, the largest freshwater lake of the Japan. लिख लें. Lake Biwa. बीवा झील जापान की
सबसे बड़ी सादा जल युक्त झील है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ जापान, और इसी झील के दक्षिणी तट पर जापान की शाही राजधानी यानी इंपीरियल कैपिटल क्योटो स्थित है। क्योटो शहर इसी झील की दक्षिणी तट पर स्थित है। तो क्योटो सिटी is located at southern shore of लेक बीवा। लेक बीवा इसी के किनारे है। तो लेक बीवा ये जो झील है ये एक ज्वालामुखी निर्मित संरचना है जिसमें भूमिगत जल एकत्र होता रहता है और भूमिगत जल फ्रेश वाटर होता है, पोटेबल वाटर है, पीने योग्य जल है। लेक बीवा ज्वालामुखी क्रिया से बनी झील है। इज अ लेक मेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द पास्ट, भूतकाल में। ये लेक बीवा हो गया। तो होन्सु द्वीप का ये जो मध्यवर्ती भाग है ये ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित है और इसे मैग्ना फासो ऑफ जापान कहा जाता है। होन्सु द्वीप का मध्यवर्ती भाग ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा, ज्वालामुखी उद्गारों द्वारा निर्मित है। जिसे मैग्ना फासो मैग्ना मीन्स बड़ी, फासो स्ट्रक्चर, मैग्ना फासो ऑफ जापान कहा जाता है। और इसी मैग्ना फासो में ये आपका बीवा लेक स्थित है।
यहाँ हम लोग अब आ गए। तो ये यहाँ पर लेक हम लोगों ने छोटी सी देखी, ये होन्सू के बीच में है और यहाँ का जो प्रमुख आइलैंड है जो हम लोगों ने उसको देखा ही था, ये होन्सू आइलैंड है और होन्सू आइलैंड पर ये टोक्यो और टोक्यो के साउथ में जाते हैं माउंट फ्यूजी। इट इज अ एक्टिव वोल्केनो ऑफ जापान। तो हम लोग अब यहाँ पहुंच जाएं। डिटेल्ड मैप पर और यहाँ नगोया, देन टोक्यो एंड टोक्यो से इसके आसपास ये याकोहामा और साउथ में आ गए। तो ये रेड कलर से हम इंडिकेट कर दें, ये ट्रायंगल है, दिस इज फ्यूजी सान। तो टोक्यो से दक्षिण पश्चिम की ओर फ्यूजी सान ज्वालामुखी पर्वत है। दक्षिण पश्चिम की ओर ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजी सान स्थित है। Mount Fujisan is located southwest to the Tokyo city। टोक्यो सिटी से ये दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है समुद्री तट पर। तो मैग्ना फासो दैट इज द मिड रिब ऑफ द होन्सू आइलैंड। तो होन्सू द्वीप के मध्य में एक ऊंची मेड़ जैसी ये मैग्ना फासो है। तो ये और मैग्ना फासो में लेक बीबा और उत्तरी भाग में माउंट फ्यूजिसान स्थित है। मैग्ना फासो is a volcanic land located mid of the Honshu Island, mid of the Honshu Island। तो मैग्ना फासो, लेक बीबा, माउंट फ्यूजिसान, क्वांटो प्लेन, क्वांटो हाईलैंड, किंकी प्लेन, आइजे वे आर दीज द इम्पोर्टेंट फीचर्स रिलेटेड विद द आइलैंड्स ऑफ जापान। और जापान के द्वीपों को अगर हम लोग समरी में देख रहे हैं तो फिर यहाँ आप लोगों ने उत्तरी भाग में जाकर के जापान जहाँ रूस से अलग होता है उस जल संधि को भी देखा। क्या नाम था उस जल संधि का? यहाँ पर इट्स नेम इज द ला पेराउसे स्ट्रेट एंड इट्स नेम इज द सोया स्ट्रेट। तो हम लोगों ने सोया जल संधि नाम पढ़ा, या रसियंस इसे ला पेराउसे स्ट्रेट भी कहते हैं। देन हम लोग साउथ की ओर आ गए तो वी हैव ट्रेस्ड द सुगारू कैकेओ एंड आफ्टर दैट वी हैव नोटिस्ड द सुरुगा वे जिसके तटों पर टोक्यो और ये सब कावासाकी वगैरह स्थित हैं। आइसे वे, इन सबको देखा। और यहाँ ये बिल्कुल जो इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग है होन्सू आइलैंड का, दैट इज KII, दैट इज नोन एज द की एरिया की, और यहीं पर की स्टेट है। और इसी के पेनिनसुला के यहीं उत्तरी तट पर अगर हम जाते हैं तो हमें कोबे मिला था और ओसाका मिले थे।
तो ये लैंडमार्क पोजीशन है जापान की, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर हम जापान से दक्षिण की ओर आते हैं तो दैट इज व्हाट, इसे हम लोग अब ताइवान आइलैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? ताइवान आइलैंड। तो हम लोग अब ताइवान द्वीप की ओर चलते हैं। तो जापान द्वीपों के अगर हम दक्षिण में आ गए तो ये है ताइवान, जिसकी कैपिटल ताइपेई इस आइलैंड के उत्तरी तट पर स्थित है, यहाँ पर, जहाँ चीन का ठीक सामने नगर फूजू है। और ये कर्करेखा इस आइलैंड से गुजरती है और इसी कर्करेखा पर चीन का ग्वांगझाऊ है। ये याद रखने वाली बातें हैं। और ये जो बीच में है, इट इज नोन एज द ताइवान स्ट्रेट, इसे हम ताइवान जल संधि कहते हैं। तो नाउ कम टू द लास्ट एरिया इन द ईस्ट एशिया, दैट इज ताइवान। अब हम लोग ताइवान को पढ़ते हैं। तो ताइवान, तो ताइवान क्या है? एक द्वीप है जो पूर्वी चीन सागर तथा दक्षिणी चीन सागर के मध्य स्थित है। यानी मैप के साथ साथ हम दुनिया भर के ज्योग्राफिकल फीचर और उनकी खास विशेषताएं भी पढ़ते जा रहे हैं। दक्षिणी चीन सागर के मध्य स्थित है। तो ताइवान इज एन आइलैंड located between East China Sea and South China Sea। ये बहुत चर्चा में रहता है। ताइवान और साउथ चाइना सी दोनों। तो ताइवान स्टेट separates the Taiwan from mainland of China। ताइवान जल संधि इस समय ताइवान बहुत चर्चा में है, आप सब लोगों को पता ही है। ताइवान जल संधि ताइवान द्वीप एवं चीन की मुख्य भूमि के बीच स्थित है। ताइवान स्टेट ऑफ ताइवान is located between Taiwan Island and mainland of China। तो ये चीन के बीच स्थित है, ये ताइवान स्टेट। और इसी से होकर के ये गर्म जल जापान तक पहुंचता है। यहीं से होकर के ये वार्म वाटर करंट जापान की ओर चलते हैं। और इसको अब गर्म जल को क्या कहते हैं बताइए? करंट को क्या कहते हैं? ठंडी है तो, गर्म है तो जापान में उत्तर की ओर से ठंडी धाराएं आती रहती हैं पानी की यहां, और दक्षिण की ओर से गर्म धाराएं पहुंचती रहती हैं। इसीलिए यहां ठंडी और गर्म धाराओं के जल के मिलने से मछलियों के लिए अनुकूल स्थितियां बनी रहती हैं।
Sea of Japan is one of the major fish catching areas of the world. मेजर फिश कैचिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. इधर ये क्यूराइल द्वीप की ओर से आती है तो इसे हम क्यूराइल करंट बोलते हैं या क्यूरो बोलते हैं. क्या बोलेंगे? क्यूरो तो नहीं बोलेंगे. क्यूरो मीन्स क्या होता है? वर्म. क्लियर? तो दैट इज द क्यूराइल करंट. क्यूराइल आइलैंड की वजह से ठंडी धारा दिख रही है आपको. यही है क्यूराइल आइलैंड. तो इनकी ओर से आने वाली ठंडी धारा का नाम क्या होगा? क्यूराइल करंट. और ठंडी है तो ठंडी को कहते हैं ओयो, करंट को कहते हैं सीओ. तो नेम इज द ओयो सीओ करंट. अब ये जो गर्म धारा जा रही है तो अब गर्म को कहते हैं क्यूरो, करंट को कहते हैं सीओ. तो जो जापान के जो कोस्टल वाटर हैं इन्हें दक्षिण की ओर से गर्म जल यानी कि क्यूरोसियो करंट और उत्तर की ओर से ठंडी धारा यानी क्यूराइल करंट का जल मिलता रहता है. और ये गर्म जल जो है वो ताइवान की ओर से जाता है, फिलीपींस की ओर से पहुंचता है. क्योंकि ये दक्षिण में जब हम चले जाएंगे तो यहाँ इक्वेटर के जो पैरेलल है ये गर्म जल धाराएं चलती रहती हैं. नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन. और ये फिलीपींस के पास आकर के यहाँ टकराती हैं और फिलीपींस से टकराने के बाद ये गर्म जल धाराएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है. तो ताइवान के पास तो गर्म जल रहता है इसलिए इतना ज्यादा फिश कैचिंग के लिए फेमस नहीं है. लेकिन आइलैंड्स ऑफ जापान हैव द सुटेबल लोकेशन फॉर द फिश कैचिंग एज दे रिसीव द वार्म वाटर फ्रॉम द साउथ एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द नॉर्थ. तो नॉर्थ की ओर से इनको ठंडा जल मिलता रहता है. तो ये जो सी ऑफ जापान है वेयर द कलेक्शन ऑफ ग्रीन एंड रेड सिंबल्स वी कैन अरेंज, दैट इज द फिश कैचिंग जोन. तो इन सबको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी वहां देखेंगे. खैर हम लोगों ने अब अगर देखा जाए तो एशिया के इस पूर्वी भाग को काफी अच्छे डिटेल में पढ़ लिया. तो जब तक कि ये चाइना, ये चीन का हिस्सा इंडस्ट्रियल रीजन में नहीं बदला था उसके पहले यानी 1990 के पहले जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन से पहले की अगर हम बात करें तो ये रहा ताइवान, ये रहा जापान और ये कोरिया. इन तीनों इलाकों को अगर हम जोड़ें तो यही एक एशिया का इंडस्ट्रियल रीजन हुआ करता था जिसे जकोटा के नाम से जानते थे. जापान, कोरिया, ताइवान. तो अर्लियर टू द 1991 यानी ग्लोबलाइजेशन के पहले की अगर हम बात करें तो एशिया के इस पूर्वी भूभाग में जकोटा एक इंडस्ट्रियल रीजन हुआ करता था. मींस जापान, जा फॉर जापान, KO फॉर कोरिया एंड TA फॉर ताइवान. तो ये रिमार्क लगा दें यहां पर. वैश्वीकरण से पूर्व पूर्वी एशिया का जकोटा ट्रायंगल जकोटा त्रिकोण ही मुख्य औद्योगिक रूप से विकसित
क्षेत्र था। प्रायर टू द ग्लोबलाइजेशन, जकोटा ट्रायंगल, जापान, कोरिया, ताइवान was developed industrial region of East Asia. इसमें जापान के इंडस्ट्रियल रीजन, जैसा कि हमने बताया, क्वांटो प्लेन, किंकी प्लेन, आइसे एंड किताक्यूसू रीजन, ये जो जापान के इलाके थे ये लीड लेते थे। बट अ फियर्स स्ट्रगल एंड कंपटीशन हैज बीन गिवन बाय द ग्रोइंग चाइना, किंतु चीन के परिवर्तनशील औद्योगिकीकरण ने इनको एक कड़ी प्रतिस्पर्धा दी है। तो इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द ईस्ट एशिया। अब यह है चीन के औद्योगिकीकरण के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजर रहा है। नाउ जकोटा इज जापान, कोरिया, ताइवान region suffering from a stiff competition by industrialization of China. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ चाइना। मैप पढ़िए और चीजों को करंट से अवश्य जोड़ लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर जिसे डिस्कस करेंगे, इट वुड बी द साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड वेस्टर्न एशिया। हम लोगों ने बड़ी तगड़ी इम्फेसिस ईस्टर्न एशिया पर दी है, क्योंकि जो वर्तमान में जो समसामयिक घटनाएं हैं विश्व परिदृश्य पर इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जो इलाके किसी भी कारण से चर्चा में हैं और ये इलाका कई वर्षों से चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन को अट्रैक्ट करने की इस पर क्षमता ज्यादा है। सो फॉर टुडे इट्स ओवर। थैंक यू।